रेडी स्टार्ट। विश्व की अंतरिक्ष यात्राओं के इतिहास में चांद की सतह पर मानव के कदम पड़ने और मंगल ग्रह पर भारत की विजय के बाद किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम ने इतना सार्वभौमिक कौतूहल पैदा नहीं किया जितना 14 जुलाई को चंद्रयान-3 के अंतरिक्ष में छोड़े जाने ने किया है। चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण के बाद सारे विश्व की दृष्टि भारत पर टिक गई है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा सूचना माध्यम होगा जिसने इस घटना के बारे में समाचार न दिया हो। और तो और चीन के राजकीय समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत को इस सफलता पर बधाई भेजी है और इस कदम की सराहना की है। समाचार यह भी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने चंद्रयान-3 पर नजर रखना भी शुरू कर दिया है। चंद्रमा मानव जीवन के लिए सदैव एक रहस्यमय खगोलीय पिंड रहा है। पृथ्वी एक जिंदा ग्रह है और चंद्रमा उसका निर्जीव ग्रह। यह रहस्य कभी कभी खटकता है। धरती माँ का भाई चंद्रमा हम भारतीयों ने तो सहस्त्राब्दियों से उसे चंदा मामा माना है। चंद्रमा के प्रति ऐसा भावनात्मक संबंध भारतीय सभ्यता के अलावा शायद ही किसी का रहा हो। अपोलो 11 के बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए विश्व के अनेक देशों ने अपने अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ कर दिए थे। भारत भी अंतरिक्ष क्लब का एक प्रतिष्ठित सदस्य है। वर्ष 1969 में अंतरिक्ष में अपोलो 11 मिशन से नासा ने चांद की सतह पर मानव को उतारकर अंतरिक्ष कार्यक्रम में सबसे लंबी छलांग लगाई थी। आधी शताब्दी बीत गई जब चांद की धूल मानव के पैरों पर पड़ी। इस बीच अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों की परतें खोल दी हैं। भारत के चंद्रयान-1 द्वारा चांद पर पहली बार पानी की खोज की गई। फिर चंद्रयान-2 जो अपेक्षित रूप से सफल नहीं हुआ था के बाद से चंद्रमा फिर से अंतरिक्ष कार्यक्रमों का आकर्षण बन गया है। चंद्रयान-3 की कौतूहल भरी चर्चाओं में पहले अमेरिका के नासा ने और इसके प्रक्षेपण से 2 दिन पहले चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चांद पर मानव भेजने की घोषणा कर डाली। अब तक केवल कुछ ही देशों ने चंद्रमा पर मून मिशन के माध्यम से अपने यान उतारे हैं। इनमें सबसे पहला देश था सोवियत संघ, आज का रूस, जिसने 1959 में अपना पहला लूना मिशन शुरू किया। सोवियत संघ का लूना 2 सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला उपकरण था। इसके बाद सोवियत संघ के चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले कई मिशन सफल हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने
1961 में अपने अपोलो मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के माध्यम से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के आसपास यात्रा की और 1969 में अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर एक छोटा कदम रखकर मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग लगाई। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हुई है। इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार से भारत की स्थिति में 1.4% का सुधार हुआ है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच ने 2022 में अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 में से 135वें स्थान पर रखा था। उस समय सरकार ने विश्व आर्थिक मंच की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उसने कहा था कि यह सूचकांक जमीनी स्तर पर भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर दृष्टिपात करने में विफल रहा है। भारत ने जिस तरह वैश्विक भुखमरी सूचकांक को चुनौती दी है, ठीक उसी तरह वैश्विक लैंगिक सूचकांक को भी चुनौती देने का समय आ गया है। उसका कहना था कि इस वैश्विक रिपोर्ट का मूल्यांकन भारतीय मानकों को नकार कर पश्चिमी मानकों के आधार पर किया गया है। निश्चित ही इस लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को इस बार सावधानी के साथ तैयार करते हुए भारत को कुछ बेहतर स्थिति में दर्शाया गया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 159वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। इसी के साथ साथ 91.2% के लैंगिक अंतराल के साथ आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष में सबसे अधिक लैंगिक क्षमता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण उपलब्धियों तथा विकास के संदर्भ में असमानता के स्तर का आकलन करता है। यह सूचकांक 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व स्तर पर लैंगिक समानता को मापने के लिए विकसित किया गया। इससे जुड़ी रिपोर्ट दुनिया भर की 130 अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की 93% आबादी में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के 4 समग्र क्षेत्रों की जांच करती है। इसमें पहले स्तर पर आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता, दूसरे स्तर पर शैक्षिक स्थिति, तीसरे स्तर पर राजनीतिक सशक्तिकरण और चौथे स्तर पर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को रखकर महिला पुरुष समानता की गणना की जाती है।
साथ ही इस सूचकांक को बनाने के लिए उपयोग किए गए 14 चरों में से 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करते हुए लैंगिक अंतराल सूचकांक तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का आकलन बताता है कि भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में लैंगिक समानता बढ़ी है तथा इसने 64.3% लैंगिक अंतराल को कम किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि आर्थिक सहभागिता और अवसरों के मामले में भारत 36.7% समानता के स्तर पर पहुंचा है। महिलाओं के वेतन और आय के मामले में इसमें मामूली वृद्धि हुई है। भारत के लिए उत्साहजनक बात यह है कि इसने राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में पहली बार 25.3% समानता हासिल की है। निश्चित ही यह अंक 2006 में पहली बार आई रिपोर्ट के बाद सबसे अधिक रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2006 के बाद से ही यहाँ महिला सांसदों की संख्या 15.1% रहकर सर्वाधिक रही है। स्टॉप।